आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमारा पार्ट 1 बन चुका था, संस्थाओं का कामकाज और मैंने पार्ट 2 बनाने के लिए ये वीडियो बनाई है, आप लोग देख ही रहे होंगे। दोस्तों, जो हमारा पार्ट 2 है ना, उसमें मैं जो आधी नींव मैंने फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में पूरी की थी और जो आधी नींव में जो बची हुई थी, उस आधी नींव को मैं इस मेन पॉइंट से मिलाकर पूरा कर दूँगा। फिर जो हमारा चैप्टर है, वो ऐसे कंप्लीट होगा कि भैया पता ही नहीं लगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चैप्टर अरे भैया आपने एग्ज़ाम में इसमें तो 100% लाकर ही रहोगे इस सब्जेक्ट में। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ, अगर आपने ये ढंग से समझ लिया तो। चलिए, अब हम थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझाना शुरू करता हूँ। लोकतांत्रिक देश में सरकार को विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं करनी होती है। अब देखो भैया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कोई लोकतांत्रिक देश है जिसमें भैया जनता का शासन होता है, आप लोगों को पता ही है। वहाँ पे भैया जो अलग अलग काम होते हैं, उनकी उन सबकी अलग अलग की व्यवस्थाएं हैं। अब देखो, मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। भैया देखो, हमारे भारत में चुनाव होते, सबको पता है इलेक्शन होते हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, इलेक्शन सब होते हैं। अब बताओ, ये इलेक्शन भी होता है और आप लोगों को पता है कि हमारे भारत में पोलियो की दवा भी लगती है। अब क्या हम पोलियो की दवा और जो इलेक्शन जितनी भी व्यवस्था होती है, जितना भी मैनेजमेंट होता है, वो दोनों एक जैसा होता है? नहीं। जो पोलियो की दवा होती है वो घर घर जा के बच्चों को लगाई जाती है, लेकिन जो इलेक्शन होता है वहां पर एक वयस्क व्यक्ति को जाकर वोट देना होता है। इसमें बहुत अंतर है, यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग मैनेजमेंट होता है। इतना पता लग गया, इसके आगे पढ़ते हैं। इन व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग संस्थाएं होती है। अब भैया देखो, मैंने अगर तुम्हें कहा कि स्वास्थ्य का पोलियो लग रहा है, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया था कि भैया पोलियो घर घर जा के लग रहा है, ठीक है? तो क्या पोलियो लगाने वाले चुनाव आयोग वाले होंगे? इलेक्शन कमीशन वाले क्या पोलियो लगाएंगे? नहीं, हेल्थ वाले पोलियो लगाएंगे। जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से होंगे या हॉस्पिटल से होंगे, वो पोलियो लगाएंगे। जो हेल्थ की डिपार्टमेंट से होंगे, वो पोलियो वो काम करेंगे। वो ये सब जो हेल्थ के डिपार्टमेंट से होंगे, वही तो हेल्थ पे ध्यान रखेंगे, और जो इलेक्शन के डिपार्टमेंट पे होंगे, वो तो इलेक्शन पे ध्यान रखेंगे, ना कि हेल्थ वाले इलेक्शन पे और इलेक्शन वाले हेल्थ पर। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। हाँ, संविधान में भैया इन सब के बारे में बताया गया है कि भैया, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि एक भैया मैंने अगर हॉस्पिटल ले लिया, अस्पताल ले लिया, तो उन सब के जो अधिकार होते हैं और जो उनके कर्तव्य होते हैं, उस संस्था के, उस इंस्टीट्यूट के पूरे बुनियादी नियमों का वर्णन किया गया। किसमें? संविधान में। इलेक्शन कमीशन आप सभी देखेंगे हमारी संविधान की बुक में, चुनाव आयोग, हेल्थ, इन सब के बारे में बातें कही गई है, उनकी जड़ निकाली गई है और उन सब के बारे में वर्णन किया गया। इतना खत्म। चलिए हम आगे देख रहे हैं। हमारे देश में प्रमुख संस्थाएं हैं। देखो, हमारे देश में प्रमुख संस्थाएं, यहाँ से जो चैप्टर है ये फुल्ली फुल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया बहुत ध्यान से बस समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ध्यान से समझो। हमारे देश यानी भारत में 3 प्रमुख संस्थाएं हैं। कितनी? अब भैया तो कोई तुमसे पूछ ले, अच्छा बताना भैया कि भारत में कितनी संस्थाएं चल रही हैं? अरे हम बोलेंगे कि भैया 3 संस्थाएं चल रही। कितनी? 3 प्रमुख संस्थाएं चल रही। कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका। इतना खत्म हो गया। न्यायपालिका, हम इसको न्यायिका भी बोल सकते हैं, न्यायपालिका भी बोल सकते हैं। इतना खत्म हो गया। अब भाई तुमसे कोई पूछ ले कि अच्छा भैया, तुम तो बोल रहे हो कि भारत में 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, वो 3 प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है? तो भैया हमें तो आता है, हम तो बताएंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अच्छा भैया, अब तुमसे कोई पूछे कि उन सबके काम बताना जरा, तुम्हें अगर आते हैं तो? हाँ भैया अभी बताते हैं, रुक जाओ। जो विधायिका होती है, अब कोई भैया तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इन तीनों के काम बताओ, तो तुम कैसे बताओगे? चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिर आप उसको बता देना, ठीक है? आप कंपटीशन जरूर जीतोगे। विधायिका, पहले हम लेते हैं विधायिका। संसद, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने का कार्य संसद के 3 अंग है। देखो, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने का कार्य कौन करता है? संसद करता है। विधायिका में आप सभी को अगर मैं बता दूं तो विधायिका में संसद आती है, ठीक है? पूरे भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैसले लिए जाते हैं वो इसके द्वारा लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैसले, जो जैसे आप सभी को मैं बता दूं कि कोई नियम चलवाना हो या अधिनियम बनवाना हो, तो इन सब की पहले कोई भी नया काम होना हो या फैसले लेने हो, इन सब का कार्य कौन करता है? संसद करता है। और संसद किस में आता है? विधायिका में। इतना खत्म हो गया। अब भैया देखो,
संसद के कितने अंग होते हैं? क्वेश्चन में आ गया तो आप टिक मार्क लगा देना बड़े मजे से। 3। कितने? 3। जैसा कि मैंने बताया था कि भैया संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने? 3। चलो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले कौन है भैया? राष्ट्रपति। सेकंड कौन है? राज्यसभा। और थर्ड कौन है? लोकसभा। अब भैया कोई तुमसे पूछ ले, चलो अब हम थोड़ा ना एमसीक्यू रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे भारत में कितनी संस्थाएं हैं? कुल प्रमुख संस्थाएं कितनी है? 3। कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में कौन आता है? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। चलो, और संसद क्या काम करती है? सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले कौन लेता है? संसद लेता है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। हाँ, जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। और भैया देखो, अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा पद कौन सा होता है तो राष्ट्रपति होता है। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। हमारे भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। तो आप सभी ये ध्यान दो कि देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब देखते हैं भैया, देखो भैया, हमने तो जान लिया कि राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमने पीएम भी सुना है। अरे भैया फिक्र मत करो, अभी आगे पढ़ते हैं। पीएम प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। अब देखो भैया, हमने बात कर लिया राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? भैया राष्ट्रपति होता है, सबको पता हो गया। और भैया सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। और भैया सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इतना खत्म। अब भैया अगर हम सरकार में बात करें तो सरकार में सबसे प्रमुख कौन होता है? भैया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकार में सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकार, भैया सबसे ज्यादा अधिकार जो होते हैं प्रधानमंत्री के पास होते हैं। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्ति होती है कि कोई भी कार्य हो रहा हो, अगर ये इसको लगता है कि वो गलत है तो इसके खिलाफ वो बोल भी सकता है। यानी अगर कोई संसद की तरफ से कोई न्याय लिया है, मुख्य रूप से अगर मैं आपको अभी के लिए सिर्फ सीबीएसई के लिए बता दूं, तो अगर हम सरकार की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो सबसे मेन कौन होते हैं? पीएम। अगर हम इस कंट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर बात करें तो सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति। इतना खत्म हो गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों को बहुमत का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। अब भैया देखो, आपको मैं ये बात बता देता हूँ, आपने इतना पढ़ लिया, संसद के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये प्रधानमंत्री कहाँ से निकल के आता है? भैया तुमने देखा है कि तुम्हारे एमसीडी को चुनाव होता है, तुमने देखा है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, भैया प्रधानमंत्री का कहाँ से चुनाव होता है? तो मैं आपको बता दूं, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो लोकसभा होती है उसमें से प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री चुना नहीं जाता है, हाँ प्रधानमंत्री चुना जाता है। देखो, आपने देखा होगा कि ये पार्टी इस बार संसद में भिड़ रही है या नहीं लड़ रही है? पार्टी बहुमत दल से है, ये पार्टी बहुमत दल से है। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता ही हो, सबसे ज्यादा वोट, आपको मैं अगर नॉर्मली भाषा में बताऊं तो भैया देखो, लोकसभा में क्या चलता है? सबसे ज्यादा जो अगर वोट जिस दल को जाएंगे तो उसी दल का कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। देखो, लोकसभा में 2 पार्टी होती है, आपको मैं ऐसे बताता हूँ, लोकसभा में 2 पार्टी है। इतना खत्म हो गया। इस पार्टी के पास भैया 500, इस पार्टी के पास एग्जाम्पल में आपको मैं अभी सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ, इस पार्टी के पास 524 वोट है, इस पार्टी के पास 528 वोट है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? 28 वाले के पास। सबसे ज्यादा बहुमत दल किसके पास है? 28 वाले के पास। मैं अभी सिर्फ आपको उदाहरण में बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा किसके पास है? 528 वाले के पास। तो इस दल में से ही कोई आदमी, इस दल का जो मुखिया होगा वो कहेगा कि भैया तुम हमारे दल से प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री बनता है। और जो लोग होते हैं, जो उसकी लोकसभा के और लोग होते हैं, उन लोगों को वो कैबिनेट के मंत्री बना देता है। अब आपको पता होगा कि कैबिनेट क्या होती है। कैबिनेट भैया क्या होती है? देखो, आप प्रधानमंत्री देखते हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट का मुखिया होता है, पूरी कैबिनेट वही बनाता है। एक लोकसभा, आप ये देखिए, आपको मैं ऐसे बताता हूँ, ये दल है 528, इसने वोट जीत ली, इतना खत्म हो गया। फिर ये दल का जो मुखिया होगा वो कहेगा कि भैया तुम यहाँ से प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम यहाँ से प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है, फिर तुम इसमें कैबिनेट बना देना। जब प्रधानमंत्री बन जाएगा, देखो आप सभी को इतना पता है,
यहाँ से एक व्यक्ति उठाएगा एक व्यक्ति, यहाँ का जो मुखिया होगा वो एक व्यक्ति को उठाएगा कि भैया तुम ऐसा करो ना कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है, इतना खत्म हो गया। वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब वो क्या होगा, उसके पास ज्यादा बहुमत दल है, वो जीत गया, प्रधानमंत्री बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेगा, जो प्रधानमंत्री होगा वो उसको एक कैबिनेट की जरूरत होती है, कैबिनेट मंत्रियों की, जिसको केंद्रीय मंत्री भी कहा जाता है, कैबिनेट मंत्रियों की जरूरत होती है। अगर आपको पता होगा तो कैबिनेट का मुखिया, अभी उस टॉपिक पे नहीं जाता हूँ, इसी टॉपिक पर बात करता हूँ। कैबिनेट का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी जो प्रधानमंत्री होता है वो तो बन गया, लेकिन और लोग क्या करेंगे भैया, पार्टी तो बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एक तो निकल गया, लेकिन और लोग कैसे निकलेंगे भैया। देखो क्या हो गया, मुखिया ने तो एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, और लोग क्या करेंगे, जो और लोग होते हैं उनको प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेता है कि भैया तुम ये पद ले लो, तुम ये पद ले लो, तुम ये पद ले लो। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि वित्त मंत्री, आपने सुना है वित्त मंत्री, ये कैबिनेट के मंत्री होते हैं जिनको प्रधानमंत्री इनका मुखिया होता है, और ये प्रधानमंत्री उन्हें पद दिलाता है। पहले ये लोग एक दल में होते हैं, दल से फिर जीतते हैं, बहुमत दल में आते हैं, बहुमत दल के बाद मुखिया क्या होता है, एक प्रधानमंत्री को एक घोषित करता है कि भैया ये आदमी हमारी तरफ से प्रधानमंत्री बनेगा। फिर वो आदमी, जितने लोग बचे हुए होते हैं उन लोगों को कैबिनेट में डालता है, फिर कैबिनेट एक बनती है, और कैबिनेट का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने बहुत अंदर से समझाया है, इसलिए ज़्यादा टाइम की बनी है वीडियो। मैं चाहता हूँ आपको ये चैप्टर घोल के पी जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन आए, या कोई सब चैप्टर में नहीं, लेकिन मैं अब ये इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ये इस चैप्टर को घोल के पी जाओ जितना पी सकते हो। मैं बहुत अंदर से समझा रहा हूँ, इतना अंदर से तो कोशिश मैं करूँगा कि बहुत अंदर से समझाऊँ। आप जैसे सपोर्ट मटेरियल से देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड सपोर्ट मटेरियल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें, और आने के बहुत अच्छे से चांसेस होते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लो, घोल के पी जाओ, जाके पेपर में अच्छे से लिख के आ जाना। अगर इधर समझ लिया ना तो जाके पेपर में लिखाते हो। और जो बैठे रहते हैं ना वो जीवन भर कभी पढ़ते नहीं है, पूरे साल वो लोग कभी पढ़े नहीं होते हैं, वो लोग समझते नहीं है, तो वो एग्जाम के समय में सिर्फ बैठे रहते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको एसएसटी में इस बार फोड़ना है, 100% आपको लाने हैं, मेरी मेहनत और अपनी मेहनत को देखते हुए। वीडियो को भैया जितना हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपके जो फ्रेंड है उनको भी समझ में आए, और वीडियो वो भी वो ताकि कंपटीशन बढ़े, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतनी स्टडी बढ़ेगी। थैंक यू।